हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपोजिशन का दूसरा केस, जिसमें हम बात करेंगे पार्शली रिपोजिशन के बारे में। रिपोजिशन क्या होता है? अगर आपने कोई चीज़, कोई मशीन, कोई एसेट जो है वो ली है हायर परचेज सिस्टम पे, यानी कि आप पेमेंट करने वाले हो इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, और आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते ही आप उसके ऑनर बन जाओगे। ये हायर परचेज का जो सिस्टम है, अगर आपने इसमें कोई मशीनरी परचेज की है या कोई एसेट परचेज की है, पर क्या होता है, आप कुछ पेमेंट करने के बाद, कुछ पेमेंट के बाद आप डिफॉल्ट कर जाते हो। यानी कि मान लो हमने जो था ये व्हाइट बोर्ड लिया था, जिसमें हमने कहा था डाउन पेमेंट करेंगे 50,000 की, और बाद में 50,000 की 3 इंस्टॉलमेंट हम हर साल पे करते रहेंगे। तो ये क्या था, हमारा सिस्टम था कि इस सिस्टम में हम खरीदेंगे, इसको बाय करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे मैं कर गई डिफॉल्ट, मैंने पेमेंट नहीं की जिस व्यक्ति से मैंने ये बोर्ड लिया था। तो वो उसके पास राइट होता है कि वो आ सकता है और ये बोर्ड वापस अपने साथ लेके जा सकता है। इसको बोला जाता है रिपोजिशन, यानी कि जो पोजीशन में उसके पास ऑलरेडी ये एसेट थी और मेरे पास पोजीशन आ गया था अग्रीमेंट करने के बाद, तो वो वापस से ये गुड्स अपने साथ लेके जा रहा है, इसको रिपोजेस कर रहा है, उसके पास इसका पोजीशन दोबारा आ रहा है, उसको कहा जाता था रिपोजिशन। पार्शली अब बात करते हैं पार्शली रिपोजिशन क्या है। देखिए, जस्ट इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी फुल्ली रिपोजिशन के बारे में, जहां पर जितना आइटम लेके आया गया है वही पूरा का पूरा वापस लेके जा रहे हैं, वही पूरा पूरा रिपोजेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है पार्शली रिपोजिशन के बारे में, यानी कि पूरे आइटम नहीं जा रहे हैं, जितने वैल्यू आई थी उससे कम वैल्यू का माल जो है वो ऑनर उसको लेके जा रहा है। जैसे मैं ऐसे 10 बोर्ड जो थे वो मैं लेकर आ गई, इसको हायर परचेज सिस्टम के अंदर मैं लेके आई हूँ 10 बोर्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने पेमेंट तो कर दी, 5 पेमेंट कर दी, 6 पेमेंट कर दी, और बाकी मैं डिफॉल्ट कर गई। तो वहां पे क्या हुआ, ऑनर आया, उसने कहा कि देख यार, तू तो डिफॉल्ट कर गई, मैं क्या करता हूँ, तू 1-2 बोर्ड रख ले या 3 बोर्ड रख ले, जो भी उसको ठीक लगेगा, और बाकी के बोर्ड वो उठा करके ले जाएगा और कहेगा इनके ऊपर जो तूने एक्स्ट्रा पेमेंट की है, मैं तेरे इस जो 3 बोर्ड मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो यानी कि उसमें पूरा सामान रिपोजेस नहीं कर रहा, उसका कुछ पार्ट ही रिपोजेस करके जा रहा है। अब अगर एक बोर्ड होता तो वो आधा नहीं लेके जा सकता था, तो ऑब्वियसली इसका पूरा का पूरा फुल्ली रिपोजिशन करेगा। बट वहीं अगर 10 व्हाइट बोर्ड है, 12 व्हाइट बोर्ड है, तो उसमें से क्या करेगा, 2 बोर्ड छोड़ देगा, 10 ले जाएगा, 2 छोड़ देगा, 8 ले जाएगा, या जैसा भी केस होगा। तो उसको कहा जाएगा पार्शली रिपोजिशन, यानी कि पूरा का पूरा आइटम वो वापस नहीं लेके जाएगा, बल्कि उसका कुछ आइटम ही वो वापस ले जाएगा, जिसको कहा जाएगा पार्शली रिपोजिशन। केस देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका फिर सॉल्यूशन करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कोमल प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज की है 2 मशीनरी। देखो, कभी भी आपको पार्शली रिपोजिशन में जो है ना, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि एक मशीनरी, 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, या 2 से ज्यादा मिलेंगी, या 2 ही मिलेंगी। तो 2 मशीनरी ली है जिसकी वैल्यू क्या है, 10,500 ईच ऑन हायर परचेज। उसने की है हायर परचेज, क्या बोला गया है, 6,000 दी जा रही है डाउन पेमेंट पे, बाकी की जो है 5-5 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी, जिसमें 5% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%। अब एक और चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का खेल है जो पूरा का पूरा गेम पलट के रख देता है। मैं डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ 10,000 की, 10% की, सॉरी। मान लो मैं हूँ कोमल प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है, मैंने परचेज किया, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं, अपन तो 10% पे लगाएंगे, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, हम 10% पे ही लगाएंगे, इसका डेप्रिसिएशन 10% लेंगे अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। द कंपनी कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट, बहुत गरीब है बेचारी, एक इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं पाई। द वेंडर लेफ्ट 1 मशीन विद द कंपनी। अब वेंडर आया, अरे बाबा आया रे आया, एक मशीन उठा करके ले गया, यानी कि एक मशीन उसने हमारे साथ छोड़ दी और दूसरी मशीन वो लेकर के चला गया। द वेंडर लेफ्ट 1 मशीन विद द कंपनी एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर अगेंस्ट अमाउंट ड्यू। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया, द वेंडर लेफ्ट 1 मशीन विद द कंपनी एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर अगेंस्ट अमाउंट ड्यू टेकिंग द मशीनरी। अब इसने बोला कि जो दूसरी मशीनरी वो लेके गया ना, उसका जो बैलेंस था, यानी कि जो बैलेंस हमने दे दिया था उसका, अब ये इस क्या कर देगा, जो मशीन हमारे साथ छोड़ रहा है उसमें एडजस्ट कर लेगा।
पर इसने क्या किया है, यानी कि जो लेके गया जा रहा है उसने कहा मैं तो 20% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। हम कह रहे हैं कि हमारी बुक में तेरी इस मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए है, डेप्रिसिएशन लगाया तो ये 1.5 लाख बन गई। उसने कहा अबे चल 2 लाख रुपए थी, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया अब 1 लाख बन गई। तो वो अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू लगा करके जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो माई बाप है, वो ऑनर है, क्योंकि उसी के पास अभी ऑनरशिप है। ऑनरशिप हमारे पास ट्रांसफर नहीं हुई है, तो वो अपनी मर्जी से अपने गुड्स पे जो डेप्रिसिएशन लगा रहा है लगवाने लो और चुपचाप उसको देख लो कितना % वो करेगा। नाउ प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द कंपनीज बुक। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंपनी की बुक में लेजर के अकाउंट बनाने हैं, यानी कि कोमल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट्स बनाएंगे जो भी अकाउंट्स रेलिवेंट है। तो सबसे पहली चीज जो हर बार मैंने आपको बोली है, जितनी भी हमारी प्रीवियस 4-5 वीडियो हो गई हैं, कि कैलकुलेशन कर लीजिए इंटरेस्ट का, क्योंकि पहला जो पार्ट है, पहला जो स्टेप है, जो बेबी स्टेप है, वो है इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कितना इंटरेस्ट जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहला पॉइंट। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कितना है, टोटल कैश प्राइस कितनी है, टोटल कैश प्राइस है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है 10,500, तो 10,500, बट इसने क्या बोला है 2 मशीनरी है, तो ऑब्वियसली 2 मशीनरी से इसको 2 से इंटू कर देंगे। 10,500 को 2 से इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21,000 रुपीज। 21,000 रुपीज कैश वैल्यू है। अब आपने की है डाउन पेमेंट। अब ये नहीं बोला कि डाउन पेमेंट 6,000 फॉर ईच मशीनरी, तो हम क्या ले रहे हैं कि इसने डाउन पेमेंट जो की है वो दोनों मशीनरी को मिला करके की है, तो लेस डाउन पेमेंट यहाँ पे आ गया 6,000 रुपए। अब इसको कितना पैसा देना है, 6,000 डाउन पेमेंट करने के बाद 15,000 रुपए, 15,000 रुपए इसके ड्यू है। अब 1 साल हो गया, 1 साल का एंड आ गया, अब क्या हो गया, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होने वाली है 5% पर एनम, तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। अब इंटरेस्ट किस पे लगता है, हर बार मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इंटरेस्ट लगता है जो अमाउंट ड्यू होता है, यानी जो पैसा बकाया होता है, जो आपने पैसा देना है। मान लो आपने मेरे को 21,000 रुपए दिए थे, मैंने आपको 6,000 रुपए दे दिए वापस। आपने, अब आप क्या कहोगे कि यार 21,000 जो है तेरे पास, तो उसका इंटरेस्ट भी दे मेरे को जब तक तू यूज कर रहा है। मैं कहूंगी अभी पागल है क्या, 6,000 तो मैं पहले दे चुकी। आई एम सॉरी, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 6,000 की पेमेंट तो हम कर चुके, तो बाकी जो बकाया है उस पे इंटरेस्ट लेना, पूरे अमाउंट पे क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, तेरा क्या दिमाग से रख गया है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही जेन्युइन चीज है कि जो अमाउंट बैलेंस बचता है, बकाया होता है, उसी पे हम इंटरेस्ट देते हैं। तो 15,000 पे 5% का आप इंटरेस्ट लगाओगे, सो यू विल गेट 750 रुपीज। अब आपको 1 साल के एंड में कितना पैसा अभी आपको और देना है, 15,750। क्वेश्चन में बोला गया सीधा सीधा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई है, तो यहाँ पे करेंगे लेस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि इसके साथ इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया। ये 5,000 का अमाउंट प्लस इसमें जो इंटरेस्ट लगने वाला है साल में वो आप दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस जो है इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है 5,000 प्लस इसके साथ आपका इंटरेस्ट, यानी कि आपकी पूरी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो इतने की जा रही है, जो कि अब कितनी बन गई 5,750। इसके बाद आपका बचा 10,000 का बैलेंस। अब ये 10,000 का बैलेंस बचा सेकेंड ईयर में। अब 1 और साल पूरा हो गया, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आने वाला है, तो उससे पहले आप इसमें क्या लगाओगे, दोबारा इंटरेस्ट लगाओगे एट द रेट ऑफ व्हाट, एट द रेट ऑफ 5%, विच इज योर 500 रुपीज। अब आपको देना है 10,500 रुपए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, तो नहीं किया तो हम क्यों आगे क्वेश्चन करें, हमें नहीं करना, हम नहीं करते। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, और यहाँ पे एडजस्टमेंट उसने बैलेंस अमाउंट से कर दी, तो मैं क्यों इसका थर्ड ईयर का कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट करूँ और कैलकुलेटर को अपने जो है तकलीफ दूं। सिर्फ इसको इतना ही कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए नो इंस्टॉलमेंट वॉज पेड after first installment, was paid after first installment। ठीक है, ये आप लाइन इसमें लिख दीजिएगा। अब जो सेकंड इसमें जो है स्टेप है वो ये है कि आपको
मशीनरी जो वो रिपोजिस्ट करके ले गया है, यानी कि जो मशीनरी वो उठा करके ले गया उसकी वैल्यू और जो मशीन हमने अपने पास रखी उसकी वैल्यू क्या है, तो उसका कैलकुलेशन करना है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया कैलकुलेशन या फिर वैल्यू ऑफ मशीन रिपोजिस्ट और वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन, ये आपको करना है। तो यहाँ पे आप इसको एज एन अकाउंट टी फॉर्म में ही इसको बनाओगे। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ मशीन रिपोजिस्ट अमाउंट, वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन, रिटेन यानी कि जो हमारे पास रह गई, और अमाउंट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कैश प्राइस, यानी कि जो मशीन वो लेके गया है उसका कैश प्राइस कितना था, वो था 10,500 रुपये। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, कैश प्राइस, जो हमारे पास मशीन रह गई वो कितनी है 10,500। अगेन मान लो हमने 3 मशीन ली होती और उसमें से वो 2 जो है रिपोजिट करके चला जाता, तो यहाँ पे उन दोनों मशीन की वैल्यू आ जाती, यानी 10,500 गुना में 2, और अगर एक हमने रखी होती तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाती। तो यानी एक मशीन की वैल्यू ये है, जितनी वो लेके गया उतने गुना हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब बात करते हैं लेस, अब यहाँ पे बात करते हैं लेस करते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखो जो डेप्रिसिएशन वो लगा के गया है, यानी कि जो मशीनरी वो रिपोजिस्ट करके गया है, उसने क्या कहा कि वैल्यू थी तो तुम्हारी 10,500 की, लेकिन मुझे क्या लगता है तुमने ना 20% का डेप्रिसिएशन इसको इतना यूज कर लिया कि मुझे लगता है मुझे इस पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 20% का, जो कि हो जाएगा 2,100 रुपए। तो इसका मतलब जो वैल्यू अब इसकी बची है वो है 8,400। लेकिन हमारी बुक्स में हमने क्या किया कि एक मशीन थी 10,500 की, लेस किया depreciation at the rate of 10%, at 10%, तो इसकी वैल्यू आई 1050, और हमें लगता है कि ये मशीनरी बची 9,450 की। तो यानी उसको लगा कि एक मशीनरी की वैल्यू हो गई है 8,400, मुझे लग रहा है एक मशीन की वैल्यू हो गई है 9,450। चलिए अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट भले ही हमने पे नहीं की, बट हमने यूज तो की है मशीनरी, पूरे दूसरे साल के लिए हमने पूरी मशीनरी यूज की है, तो डेप्रिसिएशन दोबारा लगेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर इज व्हाट 20% ऑफ दिस, इसका 20% आ जाएगा 1,680। यानी कि अब इसकी एक मशीन जो वो वापस ले गया है उसकी वैल्यू कितनी है 6,720। जो मशीनरी वो लेकर के जा रहा है उस पे उतना ही डेप्रिसिएशन लगाएगा जो वो चाहता है, यानी कि जो ऑनर चाहता है, जो वेंडर चाहता है, तो इसलिए इसके ऊपर उतना ही जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। ये मशीनरी हमारे पास रही है तो हम इस पे उतना ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे जितनी हमारी मर्जी, मेरी मर्जी वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एट 10% फॉर सेकेंड ईयर कितना हो गया 945, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बची 8,505। चलिए अब ये तो हो गया दोनों की वैल्यू कितनी बची, पर इसका अब हमें करना क्या है वो बात, क्योंकि अगर हमने ये कैलकुलेशन की है तो इसका कुछ तो पर्पस होगा। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में करना था वो था दोनों जो कोमल प्राइवेट लिमिटेड है उसकी बुक्स में अकाउंट्स बनाने थे। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ कोमल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे बुक्स में हम 2 अकाउंट जो है वो बनाएंगे, एक है मशीनरी अकाउंट, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, दूसरी हमारी बनेगी हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि यही 2 अकाउंट्स इसमें मेन बनते हैं, हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ पे आपका आ गया डेबिट क्रेडिट, आप खुद लिख लीजिएगा, ये तो पर्टिकुलर्स वगैरह, यहाँ पे हम सिर्फ बात करें अकाउंट्स की। तो बात करें पहले साल की, तो पहले साल में मशीनरी क्या होगी आपकी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है, किससे खरीदी है हायर वेंडर से, तो हायर वेंडर अकाउंट से आ जाएगी। मशीन की वैल्यू क्या थी 10,500 फॉर 1 मशीन, एंड 2 मशीन के लिए कितनी हो जाएगी 21,000। तो यहाँ पर आपके लिए 1 सेकेंड जस्ट, ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। 21,000 रुपए आपकी जो है वो मशीनरी डेबिट हुई है, तो 21,000 से मशीनरी डेबिट हुई है और वेंडर ने दिया है
सेकेंड, अब आप इस पे क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगा दोगे 1 साल का। कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाओगे। देखो यहाँ की कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हमने सिर्फ ये जानने के लिए किया कि वो कितनी वैल्यू की मशीन लेके गया और हमारे पास कितनी वैल्यू की मशीन रह गई, सिर्फ ये जानने का पर्पस था। लेकिन जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आपके पास जो मशीन बची हुई है, जो मशीन आपके पास स्टार्टिंग में है, उस पे ही डेप्रिसिएशन लगाओगे और उसी रेट पे लगाओगे जो आपकी इच्छा है। तो आपने लगाया 10% से, जो कि था 2100 रुपए। तो बैलेंस कैरिड डाउन हो गया यहाँ पे आपके लिए 18,900 रुपए फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये आपका बैलेंस कैरिड डाउन होके आ गया 18,900 रुपए। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। जो बैलेंस कैरिड डाउन था यहाँ पे आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सेकेंड ईयर में भी आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर में भी आप लगाओगे इस पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने से, 10% से, जो आपने पहले लगाया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1890। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो हायर वेंडर ने क्या किया, हायर वेंडर मशीनरी लेके चला गया। हायर वेंडर मशीनरी लेके चला गया 6,720 की, लेकिन मेरे बुक्स में एक मशीन की वैल्यू मैंने कितनी रखी हुई थी, 8,505। मुझे लगता था मेरे पास 2 मशीन है, ठीक है, चाहे हायर परचेज पे ली हुई हो, पर एक की वैल्यू इस टाइम मेरे लिए क्या है, 8,505 रुपए। लेकिन वो हायर वेंडर तो निकला बड़ा जालिम, वो क्या करके ले गया, उसकी वैल्यू कम करके 6,720 में ले गया। उसने कहा भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी 6,720 रुपए और मैं इसको लेके जा रहा हूँ, पर मेरी बुक्स में क्या था, 8,505 रुपए। अब एक चीज देखो, 2 मशीनरी थी, एक मशीनरी तो मेरे पास ही रह गई, तो यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में ये मशीनरी तो मेरे पास रही ही रही है, तो ये तो रहेगी। तो यानी बैलेंस जो कैरिड डाउन आएगा, यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा यही वैल्यू 8,505 जो कि बची। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मेरे पास एक और मशीन होनी चाहिए थी 8,505 रुपए की, लेकिन वो तो ले गया हायर वेंडर, पर हायर वेंडर निकला जालिम क्योंकि ले गया 6,720 में। तो बचा हुआ पैसा, यानी कि मेरी बुक्स में जिसकी वैल्यू थी 8,505 रुपए, तुम उसको लेकर के चले गए 6,720 रुपए का। तो जो डिफरेंस बचा 1,785 रुपए का, मैं कहाँ डालूं मैं इसको। तो हमको बोला गया कि इसको उठाओ और डालो P&L में, क्योंकि जितनी भी ऐसे तुम्हारी लॉस हो जाता है ना या प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है P&L में। तो अब एक चीज और देखो, क्यों लॉस हुआ, मेरी बुक्स में मैंने वैल्यू रखी 8,505, तुम लेके गए 6,720, यानी कि कम वैल्यू में लेके गए, मेरे को तो लॉस हुआ ना, मेरा तो लोचा बन गया। तो जो अमाउंट का लॉस हुआ वो जाएगा आपका P&L में। तो यहाँ पे ये अमाउंट आएगा। हायर वेंडर जो आपकी वैल्यू लेकर के गया है, यानी कि 6,720, उसने मशीनरी लगाई 6,720 की, तो 6,720 में ले गया। प्लस इसके अलावा और क्या बचा, P&L अकाउंट, यानी कि जो डिफरेंस आया P&L अकाउंट में जाएगा 1,785। अब देखो ये सारा मैच हो जाएगा 18,900 और ये भी मैच हो जाएगा 18,900। चाहे आप इसको प्लस करके देख लो, देखिए 1890 प्लस में 6720 प्लस 1785 प्लस 8505, ये हो गया 18,900। तो ये दोनों चीजें आपकी मैच हो गई, मशीनरी और हायर परचेज अकाउंट। अब बात करते हैं सेकेंड वन की, यानी कि हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट, देखो सबसे पहले आपने इस मासूम से दिखने वाले चेहरे से खरीदी मशीनरी ऑन हायर परचेज, कितने की, 21,000 की। पहले साल में आपने इंटरेस्ट लगाया, चलिए इंटरेस्ट से पहले इसकी डाउन पेमेंट हुई है तो पहले उसी की एंट्री करेंगे। कैश दिया आपने, डाउन पेमेंट की आपने 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की। अब क्या किया आपने, इसको दिया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू किया, दिया नहीं ड्यू किया 750 रुपए का। दूसरा आपने कैश की, इसको इंस्टॉलमेंट पे की, कितनी इंस्टॉलमेंट दी, 5,000 रुपए प्लस जो इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो था 5,750। ये कैलकुलेशन पीछे ही किया, इसलिए मैं आपको बार बार पलट के नहीं दिखा रही। तो ये हो गया आपका 21,750, ये भी हो गया 21,750। जो बैलेंस बचा वो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन में। इसका बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड क्यों आएगा, क्योंकि हायर वेंडर आपके लिए लायबिलिटी है, आपने उसको पेमेंट करनी है। तो ये आ गया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की, ठीक है, सेकेंड ईयर पे आ जाइए। सेकेंड ईयर में आपने क्या किया, बैलेंस किया ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए का, और प्लस आपने इस पे किया इंटरेस्ट ड्यू, यानी कि आपने अभी 500 रुपए का इंटरेस्ट भी देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये आ गया 10,500।
अब बात कीजिए यहाँ पे, ठीक है, 10,500 ये क्या कर गया, मशीन रिपोजेस करके चला गया। रिपोजेस करके चला गया तो यहाँ पे हमने एक एंट्री डाली थी हायर वेंडर की 6,720 से, कि यानी हायर वेंडर लेके चला गया तो हायर वेंडर की लायबिलिटी हमारी तरफ से 6,720 से कम हो गई। तो 6,720 से जो लायबिलिटी कम हुई है हायर वेंडर की, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और इसका नाम किससे जाएगा, मशीन ऑन हायर परचेज, क्योंकि ये मशीन लेकर के गया है। मशीन चली गई, मेरे पास से मशीन चली गई, मेरी एसेट कम हो गई और साथ ही साथ क्रेडिटर भी कम हो गया। एसेट कम हो गई तो एसेट की को क्रेडिट करेंगे और जो क्रेडिटर कम हुआ, जो हायर वेंडर कम हुआ, उसको डेबिट कर देंगे। तो इसलिए ये एंट्री हो जाएगी। बाकी जो इसमें बचा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन वो बचा 3,780, यानी कि अब हमें सिर्फ जो वेंडर को है पेमेंट करनी है 3,780 रुपए की, दैट्स इट। जो बाकी बैलेंस बचा वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब हमें जो ये मशीन ऑन हायर परचेज हो गई वो एडजस्टमेंट हो गई। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री डालते 5,000 प्लस 500 रुपए करके, तो फिर वो वहां से जाकर के एडजस्टमेंट होती। बट ये मशीन ले गया तो उसके साथ ही ये एडजस्ट हो गई। तो इस तरीके से आपका होता है पार्शली रिपोजिशन का केस, जहाँ पे आपका कुछ हिस्सा ही जो है, पार्शली हिस्सा ही जो है वो रिपोजेस हो रहा है, ना कि पूरा मशीनरी रिपोजेस हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हायर परचेज के एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।